हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत हो गई है। समालखा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। जयंत चौधरी पिछले सप्ताह उनके आवास पर आए थे, यहाँ उनके साथ चर्चा भी हुई थी। यंग एज में है और यूपी जो एक बड़ा राज्य है और मुझे लगता है उसमें जिस तरह से उन्होंने व्यापक तौर पे सुधार किए हैं, जमीन तक उन्होंने चीजों को उतारा है, तो स्वाभाविक है उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चाएं देश भर में होती हैं। और गवर्नेंस रिफॉर्म हमारा मुख्य एजेंडा है। हम एनडीए के घटक दल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हमारी लोकदल की भी भागीदारी है, तो हमारी भी ये कोशिश रहती है कि गवर्नेंस रिफॉर्म को फॉलो। रविंद्र मछरौली का आरएलडी में शामिल होना सिर्फ समालखा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे हरियाणा की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आरएलडी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहकर हरियाणा में अपने पैर पसारने की कोशिश करेगा, जो दूसरे पार्टियों के लिए ये चुनौती साबित हो सकता है। खासकर राज्य में आरएलडी की एंट्री से जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीतिक टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि जजपा और आईएनएलडी दोनों पहले से कमजोर स्थिति में है। जजपा 2024 विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई और आईएनएलडी का वोट शेयर भी लगातार घट रहा है। वही हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय के वोटर अहम है। अगर आरएलडी यहाँ सक्रिय होती है और जाट वोट पर दावा करती है, तो इन परिस्थितियों में आरएलडी जैसी पार्टी की एंट्री से जाट आधारित वोट और जमीन भी बढ़ सकती है, जिसमें जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रोग्राम तो चलनी चाहिए। देखो, मेरी पहले देखा जाए तो जब हमारे गैर कांग्रेसी पार्टियों में टूट नहीं हुई थी, तो लोकदल, अब जो आरएलडी, हम जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, उसी का वर्चस्व यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में तो था ही। चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, उसके बाद बहुत करीब से यहाँ के लोगों ने चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व को देखा, मजबूत किया। तो मैं तो हमेशा ही कोशिश करूंगा कि यहाँ हमारा झंडा मजबूत हो, बुलंद हो और हमारे यहाँ प्रतिनिधि हों जो किसानों के काम आए। आपको बता दें, साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद रविंद्र मछरौली ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। किसान परिवार से आने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी रविंद्र मछरौली ने बगैर किसी राजनीतिक विरासत के जमीनी राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। सामाजिक सेवा, गरीब और किसानों के लिए किए गए कामों के कारण उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला। हालांकि 2024 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका जनाधार आज भी कायम है। ऐसे में आरएलडी में उनकी एंट्री को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि रविंद्र मछरौली के आने से समालखा और हरियाणा की सियासत में क्या नए समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हरियाणा में आरएलडी की एंट्री से सियासत में कितना बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। सवाल ये भी कि आरएलडी की एंट्री से जेजेपी की सियासी जमीन पर कितना असर पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि आईएनएलडी के पारंपरिक वोटरों पर आरएलडी कितनी सेंधमारी कर सकती है। और सवाल ये भी उठता है कि आरएलडी हरियाणा में भी मजबूत किसान राजनीति क्या खड़ी कर पाएगी, ये भी सवाल उठता है। इसके अलावा रविंद्र मछरौली की एंट्री से किस पार्टी की टेंशन बढ़ेगी, ये भी अहम सवाल है। और सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ से ये सियासी उलटफेर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए क्या खतरे की घंटी बन सकता है या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर बात रविंद्र मछरौली की करें तो आरएलडी में शामिल होना इनका सिर्फ समालखा तक ही सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पूरे हरियाणा की राजनीति में एक नए समीकरण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्योंकि आरएलडी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। अगर आरएलडी की हम बात करें तो आरएलडी वो क्षेत्रीय दल रहा है उत्तर प्रदेश का जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, हम चाहे बात कैराना की करें या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर जाटलैंड जिसे कहा जाता है, वहां पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो जहां 2 सीटों पर अगर आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे तो दोनों सीटों पर उनकी जो हैट्रिक रही है वो स्ट्राइक रेट 100% सही बैठा था। और इसी के बाद आरएलडी ने विस्तार का मन बनाया। और अब देखिए क्या हरियाणा में भी आरएलडी अपनी जो सियासी पकड़ है उसे मजबूत कर पाएगी या नहीं। क्योंकि देखिए इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो जाटों को जो साधने की जो
स्टाइल है आरएलडी के अंदर, जो राजनीतिक पकड़ है, उससे कोई भी इस चीज को नकार नहीं सकता है। और आरएलडी का अब हरियाणा के अंदर आना ये देखने वाली बात होगी कि सामाजिक सेवा, गरीबों और किसानों के लिए किए गए कामों पर कितना जन समर्थन मिलता है और कितना विस्तार आरएलडी कर पाती है। और चलिए इसी मुद्दे पर अब चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। कुछ और मेहमान अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत रेड्डी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। आरएलडी का उत्तर प्रदेश में जो भूमिका रही है, इससे हर कोई भली बातें है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एक मजबूत पकड़ आरएलडी की वहां पर है, जाटलैंड में। लेकिन अब आरएलडी का हरियाणा के अंदर एक्टिव होना, खास तौर पर मैं इनेलो के लिहाज से बात करूं, जेजेपी के लिहाज से, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, इन सभी के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो कैसे इस एंट्री को आप देख रहे हैं? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर किसी गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और लोकसभा के चुनाव से भी पहले जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया था, वहीं से कहीं ना कहीं आरएलडी जो है वो अपने अस्तित्व को समेटना उन्होंने शुरू कर दिया। आरएलडी किसानों की पार्टी हुआ करती थी, किसानों की आवाज उठाया करती थी। चौधरी चरण सिंह बड़े सुलझे हुए और मजबूत किसान नेता हुए, किसानों की भलाई के लिए बहुत काम किया। अजीत सिंह ने भी कहीं ना कहीं वो लड़ाई लड़ने का काम किया था। लेकिन ये मैं एक तो अच्छी बात कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह इसके हकदार थे, उनको मतलब भारत रत्न से नवाजा गया, अच्छी बात थी। लेकिन उस मेडल के लिए, उस सम्मान के लिए जिस प्रकार से अपने इन्होंने, जो अभी आरएलडी वालों ने पार्टी के साथ समझौता करके लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया, वहीं से आरएलडी का जो ना आधार कम होना शुरू हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय किसान आंदोलन चला और उस आंदोलन में लोगों की आवाज बने, और उस आवाज बनने के बाद जिस प्रकार से एक भारत रत्न अवार्ड के पीछे ये इतने, जो कि उनका हक था, सरकार ने कोई ऐसा नहीं किया था, उनका हक था, उनको मिला, सरकार ने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो लेने के बाद जिस प्रकार से पार्टी ने इनके साथ समझौता किया, इनके साथ समझौता करके आज आरएलडी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कैसे संभव है ये एक तरह से मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति है, और उस रणनीति के तहत इनको हरियाणा प्रदेश में पैर पसारने के लिए आदेशित किया गया है। और उनके आदेश के साथ ही ये हमारे भाई जो है हरियाणा प्रदेश में इन्होंने पैर जमाने की कोशिश की है रविंद्र मछरौली के माध्यम से। अब राजनीति में एक बड़ा उलटफेर, भाई रविंद्र मछरौली को इतने बड़े नेता तो कि वो पूरे हरियाणा में जो है ना बहुत कुछ बदलने का काम करेंगे। वो अपनी सीट भी हारे हुए हैं, इसका कोई ज्यादा प्रभाव दीपिका जी नहीं है। जो व्यक्ति दूसरी पार्टी का सांसद होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री बना हुआ है, प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक एजेंडा है, और उसी एजेंडे के तहत ये काम शुरू हुआ है। और रविंद्र मछरौली अपने आप में अच्छे इंसान हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं ही, जब वो लोगों ने उनको विधायक बनाया है। लेकिन वो यदि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम करूंगा, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। न तो रविंद्र मछरौली इतने बड़े नेता, और ना ही ये आरएलडी जो आज है वो किसान हितैषी रही है, जो किसान हितैषी हुआ करती थी, जिस प्रकार से मुद्दे उठाया जाया करते थे। लेकिन आज वो बीजेपी की झोली में बैठ करके ये बीजेपी की मदद करने के अलावा और कुछ ज्यादा बड़ा कोई एजेंडा इसका नहीं है।
चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर रेड्डू जी आपका कहना है कि रविंद्र मजरौली भले ही आरएलडी का दामन थाम चुके हों, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव प्रदेश में राजनीति में राजनीतिक दलों में देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत सारी पार्टियां आई, लालू प्रसाद की भी आ गई थी, क्या कर लिया था उन्होंने? मुलायम सिंह यादव ने भी, समाजवादी ने भी पैर पसारने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या कर लिया था? आरएलडी क्या कर लेगी? कुछ नहीं। यहाँ की जो हमारे राजनीतिक दल है उनका है जो भी है हरियाणा प्रदेश में। और ये तो जिसकी पार्टी है ना दीपिका जी, ये जो आरएलडी है ये किसानों के हित के लिए बनी थी पार्टी, किसानों का हित के लिए इन्होंने आवाज भी उठाया करते थे और कहीं ना कहीं मजबूती से आवाज उठा करते। लेकिन आज जब वो आरएलडी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री का ओहदा दे रखा है, सम्मान दे रखा है, उसका वो प्रयोग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए, तो कौन सी बात है? किसानों के जो किसान विरोधी पार्टी है और उनकी सरकार में ये मंत्री बने हुए हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं नहीं मानता कि इसमें जरा सा भी कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पंकज जी आपका क्या मानना रहेगा? एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कि ये इसे एक बड़े उलटफेर के तौर पर इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि रविंद्र मजरौली भले उन्होंने 2024 के चुनाव में जीत ना हासिल की हो, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो वर्चस्व है, खासतौर पर अगर हम समालखा क्षेत्र में बात करें, क्योंकि आपके पार्टी में भी रह चुके हैं, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो यही बताइए। नमस्कार दीपिका जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज रविंद्र मजरौली जी ने समालखा से आरएलडी पार्टी को ज्वाइन किया जयंत चौधरी की अगुवाई में, तो उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी भी दल में जाता है तो वो एक अच्छाई के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। लगातार 2014 से लेकर 2024 तक के चुनाव, 19 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो या 24 का, सभी चुनाव में हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, नायब सिंह सैनी जी के साथ रहा। किस तरीके से अबकी बार हमने जब 2024 का चुनाव लड़ रहे थे तो किस तरीके से हमने युवाओं के साथ संवाद थे, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सबका सम्मान करके, सबके साथ बातचीत करके किस तरीके से हमने अपना संवाद स्थापित किया। जहां कांग्रेस कह रही थी हमारी सरकार आ रही है, सरकार आ रही है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खुद नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री, हर एक विधानसभा में जाकर जनता से संवाद करते हैं। और तीसरी बार का मैंडेट इतना बड़ा मैंडेट होता है दीपिका जी, कि जो 2014 में मैंडेट मिला था, जब तो सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को भगाने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, लेकिन तीसरी बार उनकी कसौटियों पर खरा उतरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए हरियाणा की जनता जनार्दन ने 2024 में नायब सिंह सैनी जी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और सत्ता में लेकर के आए। और चुनावी मैदान में देखो, आना आरएलडी पार्टी है, कोई और पार्टी है, सभी राजनीतिक दलों का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आए अपनी जमीन तरासे, लेकिन आईएलएलडी के साथी ने उनको सरे से नकार दिया कि क्या कर लेगी। इन ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि रेड्डू साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और शब्दों पर पकड़ भी काफी अच्छी है। लेकिन आज उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी बातें की कि भाई क्या कर लेगी आरएलडी पार्टी आके, लालू की पार्टी आई तो उन्होंने क्या कर लिया। जो भी आता है उनका सम्मान है, अपना जमीन तराशने की कोशिश सब करते हैं। और आईएलएलडी के शायद इन्हीं शब्दों की वजह से या फिर इस तरीके के रवैये की तरीके वजह से हरियाणा में ये अपनी जमीन खो चुके हैं। किस तरीके से इनकी सरकारें हुआ करती थी, आज ये किस स्थान पर आकर पहुंच गए हैं। कोई अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए दीपिका जी तो समझ में आता है, लेकिन कोई पार्टी लगातार सत्ता सीन रही हो जिसके बहुत बड़े नेता चौधरी देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री रविंद्र मजरौली का आरएलडी का दामन थामना, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए कि इसे आप विस्तार को क्या खतरे के तौर पर देख रहे हैं, या आप मान रहे हैं कि एक सामान्य गतिविधि है, फेरबदल चलता रहता है? किसी भी पार्टी के लिए खतरा, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं कह रही हूं, अगर मैं क्षेत्रीय दल को भी अगर इसमें जोड़ूं तो इस लिहाज से ओवरऑल बताइएगा। ये दीपिका जी एक सामान्य प्रक्रिया है। जब जिसको कोई अपना दल पसंद आता है वो उस दल के अंदर चले ही जाते हैं। इंडिपेंडेंट पहले एक बार अपने एमएलए बने भी है रविंद्र मजरौली, जब भी किसी पार्टी से इनका संबंध नहीं था। और आज अगर इन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया तो इनके जो फैन फॉलोअर्स होंगे वो इनके साथ होंगे। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कोई बातें इससे ज्यादा अपने को करने के लिए है। इस चीज के लिए आरएलडी जब चुनावी मैदान में आएगी, जल्द की जल्द देखेंगे कि वो अपना किस तरीके से जमीन तराशने की कोशिश हरियाणा के अंदर कर रही है और जनता जनार्दन उनको स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, आने वाला समय बताए। ठीक है, अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का भी। अजय जी, आप भी रिएक्शन दे दीजिए कि किस तरह से देख रहे हैं रविंद्र मजरौली का आरएलडी का दामन थामना। क्या आप भी इसे एक महज
सामान्य गतिविधि मानते हैं, यानी पार्टी का फेरबदल मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल के लिए ये खतरा हो सकता है आरएलडी का हरियाणा में पनपना, अपनी जमीन तराशना, जमीन बनाना? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी को हक है अपना विस्तार करने का। उसी क्रम में आरएलडी भी अपना विस्तार कर सकती है, हरियाणा में भी कर सकती है और किसी प्रदेश में भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जनता कितना इनको समझ पाती है या जनता इनका कितना फेवर कर, ये जनता तय करेगी कि आरएलडी के आने से कि क्या हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे जो हमें दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में तो ये लोग बीजेपी के साथ हैं और एक जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो हरियाणा में क्या है, भारतीय जनता पार्टी जाट कम्युनिटी से थोड़ा सा मतलब दोष भाव रखती है। तो इनके थ्रू कुछ परसेंट वोट पे एक रणनीति के तहत कब्जा पाने की फिराक हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी ये जनता तय करती है। अभी जो जयंत चौधरी जी हैं, इनका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई वो तो स्टैंड तो है नहीं, कभी किसी के साथ चले जाते हैं, कभी किसी के साथ चले जाते हैं। इनके फादर साहब थे अजीत चौधरी जी, उनका एक वजूद था। और उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी जो थे, देश और प्रदेश और बहुत बड़े नेता थे वो हमारे किसानों के। लेकिन इन्होंने इधर उधर बदल के अपना स्टैंड काफी खराब कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जो एक हमारी सबसे बढ़िया कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी जो है, उस पे थोड़ा सा कुछ डाका डालने की फिराक में है। लेकिन जनता समझती है, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और वो इस तरह के बहकावे में इनके आएगी नहीं। जनता देखती है कि ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है, कौन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी ये कंटिन्यू करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है हरियाणा के अंदर। तो इसमें इसके आने जाने से मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अपनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी भी चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपनी कोशिश करने का अधिकार है, चाहे वो चोर दरवाजे से किसी भी तरह किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से करे या वो अपना स्टैंड बनाने के लिए करे। लेकिन जनता समझदार है, इससे ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं लग रहा है हमें। जी।